हाय एवरीवन। सो आज हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ में एक इम्पॉर्टेंट स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, जो माइटी ने स्टार्ट किया हुआ है। स्कीम का नाम है सेल्फ रिलायंस इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि अभी हाल ही में जो माइटी मिनिस्ट्री है उसने इस स्कीम को अभी नोटिफाइड किया हुआ है। और ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा स्टेप अहेड वाली कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ने की चीज़ है। ओके, सो इस पे यानी आगे मेंस में क्वेश्चन आने के, यूपीएससी के मेंस में भी क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो जानेंगे ये स्कीम क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या होंगे और ये इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगी। ओके, तो बात करते हैं अबाउट द स्कीम के बारे में। तो स्कीम एक्चुअली अगर देखा जाए तो वैल्यू चेन जो है, ग्लोबल वैल्यू चेन, सप्लाई चेन है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, उसके ऊपर बेस्ड है। तो अगर इस वैल्यू चेन को समझें तो इस वैल्यू चेन को चार पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट आता है डिज़ाइन, फिर देन कंपोनेंट, देन असेंबल, देन ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो अभी जो इंडिया है, इंडिया एक्चुअली यहाँ पर है असेंबली में। हम क्या करते हैं, हम वर्ल्ड से यानी चीज़ें मँगाते हैं। ओके, यहाँ से आ जाएँ, चाइना से आ जाए, जापान से आ जाएँ, चीज़ें आती हैं। हम उसको असेंबल करते हैं और उसको फिर एक्सपोर्ट कर देते हैं। ओके, बट इसमें क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम ये है कि आप बोलोगे कि हाँ, इसमें इम्पोर्टेंस तो है, ये अच्छी चीज़ है, यानी हम असेंबल तो कर रहे हैं, हमारे उसमें है। लेकिन जो मेन प्रॉफ़िट है, इन 2 जगह पे होता है, डिज़ाइन एंड कंपोनेंट। असेंबल, अगर कोई चीज़ का प्रोडक्ट यानी कि आपको प्रॉफ़िट हो रहा है ₹100, तो उसमें से अगर आप असेंबली लाइन में बस केवल असेंबली में बस कनेक्टेड हैं, तो आपको केवल अर्निंग होगी ₹3। ओके, सो ये एक सस्टेनेबिलिटी को नहीं क्रिएट करता है। यानी अगर आपको सस्टेनेबिलिटी चाहिए है, तो आपको असेंबली लाइन के जो अदर 2 कंपोनेंट हैं, एक डिज़ाइन और एक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, इस पे वर्क करना पड़ेगा। इसीलिए इस स्कीम के थ्रू इस सेक्टर पे, ओके, कंपोनेंट पे मेजरली फोकस किया जा रहा है। ओके, और कंपोनेंट में भी किन कंपोनेंट्स पे? नॉन सेमीकंडक्टर्स, ओके, पैसिव कंपोनेंट लाइक रजिस्ट्रार, कैपेसिटर एंड सेंसर एंड द फिल्म्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछ सकते हैं कि कंपोनेंट में किस तरीके के कंपोनेंट पे फोकस किया जा रहा है। तो कंपोनेंट में हम नॉन सेमीकंडक्टर, पैसिव कंपोनेंट्स लाइक रजिस्टर्स एंड द कैपेसिटर, इन सब पे फोकस कर रहे हैं। ओके, अब बेसिक टारगेट क्या है? बेसिक टारगेट ये है कि जो इंडस्ट्री जिस तरीके के चैलेंजेस फेस कर रही है, अगर उसको यानी आर-एन-डी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम आर-एन-डी रिलेटेड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। अगर उसको आपको कैपिटल रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो कैपिटल रिलेटेड प्रोवाइड करेंगे, टेक्निकल ओरिएंटेड, यानी जो स्पेसिफिक टारगेट एंड डिफरेंशिएटेड बेस्ड चैलेंजेस जो भी फेस किए जा रहे हैं, उनको सॉल्व करने का इसमें यानी टारगेट रखा गया है। ओके, सो दैट्स द इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाई कि हम एक पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कंपोनेंट बेस पे, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, डिज़ाइन पे नहीं, केवल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पे हम वर्क कर सकें और उसमें हम बेटर ऑफ हो सकें। यानी कि एक तरीके से हम लो स्किल्ड वर्क से हाई स्किल्ड वर्क की तरफ मूव कर रहे हैं इस स्कीम की तरफ। दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, देन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में कैसे? ओके, तो अगर हम देखे जाएँ तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे कि आपको जो डोमेस्टिक एंड ग्लोबल लेवल पे आपको एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इकोसिस्टम डेवलप करना है। ओके, कि आप आइए, आप मैन्युफैक्चरिंग एरियाज़ पे लगाइए और आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, हम आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। देन इंक्रीज़ द डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, यानी हम केवल असेंबली लाइन में ना रहें, हम वहाँ पे कंपोनेंट में मैन्युफैक्चरिंग में होके हम और भी ज़्यादा जो टोटल वैल्यू एडिशन है उसमें अपना कॉन्ट्रिब्यूशंस कर सकें, ताकि जो स्ट्रेंथनिंग है इंडियाज़ अक्रॉस द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हम बढ़ा सकें। ओके, देन जिसके कारण अगर हम डोमेस्टिक वैल्यू चेन में इम्प्रूवमेंट कर पाएँगे, तो वो हमारा डायरेक्टली इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है वो ग्लोबल वैल्यू चेन में भी बूस्ट अप करेगा और इससे हमारा एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के प्रॉफिट में शेयर वो भी इंक्रीज होगा। ओके,
तो इसके लिए किया क्या जा रहा है? इसमें फिस्कल इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एक टर्नओवर लिंक है कि जैसे-जैसे उनका टर्नओवर बढ़ता जाएगा, हम उनको इंक्रीमेंटल वे में रेवेन्यू प्रोवाइड जनरेट करते जाएँगे। अगर आप रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, तो हम आपको उस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको सपोर्ट करती जाएगी। एक कैपेक्स रिलेटेड इंसेंटिव है कि अगर आप कैपिटल इंसेंटिव आपको प्रोवाइड किया गया है और अगर आप वो कैपिटल इंसेंटिव्स को यूटिलाइज़ कर ले रहे हो, वो कैपिटल इंसेंटिव्स को और भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप फ्यूचर में और भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सके। तो ये हो गया एक टर्नओवर कि आपका टर्नओवर बढ़ रहा है तो आपको जो रिक्वायरमेंट है आपकी उसको फुलफिल किया जा रहा है जैसे-जैसे टर्नओवर हो रहा है। एक कैपेक्स आपने यूटिलाइज़ कर लिया तो और कैपेक्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ओके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए। एक है दोनों चीज़ों का हाइब्रिड। आपको टर्नओवर आपका बढ़ रहा है या आपकी कैपेसिटी ओरिएंटेड आपको चाहिए तो दोनों चीज़ों के हिसाब से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, देन टर्नओवर बेनिफिट्स किस तरीके से? टर्नओवर बेनिफिट्स अवेल करने के लिए 6 ईयर प्रोवाइड किए गए हैं और 1 साल एक्स्ट्रा अगर उस कैपेक्स से जो है, आप अगर 6 साल में अगर टर्नओवर लिमिट वाला जो बेनिफिट्स हैं, अगर उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं, तो 1 ईयर एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप वो कैपेक्स से रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं, उनको यूटिलाइज़ कर सकें। ओके, टर्नओवर से रिलेटेड जो वो हैं। देन कैपिटल सपोर्ट वाले जो हैं उसके लिए आपको 5 इयर्स की आपके पास रहेंगे। 5 इयर्स में आपको वो इन्वेस्टमेंट यूटिलाइज़ करना रहेगा। ओके एंड देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ कौन-कौन को हैं? एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ आपके ग्रीनफ़ील्ड और आपके ब्राउनफ़ील्ड यानी कि ग्रीनफ़ील्ड अगर कोई न्यू स्टार्टअप्स हो रहा है उसके लिए भी ओके और जो ब्राउनफ़ील्ड जो एक्सिस्टिंग है उनके लिए भी ये चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। बेस ईयर क्या रहेगा? 2024-25 और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो प्रोजेक्ट नोडल एजेंसी रहेगी वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी रहेगी। ओके, ये दैट्स द इम्पोर्टेंट। देन आपके पास आता है कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में अभी करंट स्टेटस क्या है? करंट स्टेटस इंडिया का भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। हम केवल कंट्रीब्यूट करते हैं 4% इन अ ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में। ओके, 96% मार्केट सम अदर एरियाज़ में रहता है। देन और करंट फोकस जैसे मैंने आपको बताया था हमारा केवल असेंबली लाइन में है। हम लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ यानी ओनली अर्न ₹100 में से हम केवल 3 अर्न्स का बस हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो जो कि बहुत ही लो है। ओके एंड डोमेस्टिक लेवल पे अगर हम प्रोडक्शन ग्रोथ की बात करें, तो इंडिया में 9.52 लाख करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हुए थे प्रोड्यूस फाइनेंशियल 24 में। ओके, 9.52 लाख करोड़ इट्स अ क्वाइट ह्यूज बट those all directly connected just only to the assembly, not from to the component and to the design side. Okay, and that's a good thing कि आपके 99% जो स्मार्टफ़ोन हैं अब इंडिया में जो बिक रहे हैं, वो इंडिया में ही जनरेट हो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि उसका मेजर जो प्रॉफ़िट है, क्योंकि हम असेंबली लाइन में केवल असेंबल कर रहे हैं, वो जा रहा है अदर कंट्रीज़ में जहाँ से हम कंपोनेंट मँगा रहे हैं, चाइना, जापान, ओके और ताइवान। तो ये एक प्रॉब्लम हो जा रही है। तो की ड्राइवन ऑफ द ग्रोथ क्या है? हमारा लार्ज डोमेस्टिक मार्केट है, ठीक है? अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल्ड एंड लो कॉस्ट पर्सन्स हैं, ओके। हमारे पास ये सबको आपको पता है। पॉलिसी सपोर्ट है, मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव चल रहे हैं, डिजिटल इंडिया चल रहा है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स की आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, उतना ही ज़्यादा हम आपको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेंगे इस स्कीम के थ्रू और इसने तो बहुत ही की रोल यानी बहुत ही बेनिफिट्स प्रोवाइड किया है इस टारगेट को पाने में। ओके, सो ये इसलिए एंड इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ईज़ ऑफ डूइंग में भी हम अराउंड 50 की 55 की उसमें थे, उसके एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स में कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट हो ही रहा है। ओके, तो चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस हैं हमारा हाई लॉजिस्टिक चार्ज। ओके, तो हाई लॉजिस्टिक चार्ज में बेसिकली द लॉन्गर लीड टाइम ये रहता है कि स्टार्ट टाइम और एंड टाइम कि हमने कोई प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया और उसको एंड करने में हमने कितना टाइम लगाया, दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन होता है वो कहलाता है लीड टाइम। ओके, लॉन्गर लीड टाइम यानी कि हमारे यहाँ बहुत यानी हमारे को एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कहो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल लग जाते हैं। दैट्स द नेगेटिव फॉर यानी कि वही जो काम चाइना में 1 या 2 महीने में हो जाता है, वो हमारे यहाँ 2 साल या 3 साल लग जाते हैं। ओके, सो दैट्स द क्रिएट अ मोर चैलेंजिंग फॉर अस। Even the transport cost in India is comparatively higher than to the China and Vietnam. As per the example or as per the study, इंडिया में एक अगर स्मार्टफ़ोन को आपको ट्रांसपोर्ट करना है, उसका चार्ज अगर शिपिंग में $8 है, तो वही चार्ज अगर आप चाइना में देखोगे तो वो केवल $0.8 है। ओके, 10 टाइम्स रिड्यूस। तो इस चीज़ पे वर्क करने की है। देन ग्लोबल ओलिगोपोली
इन द कंपोनेंट साइड में ग्लोबल ओलिगोपोली है, यानी कि कुछ ही कंट्रीज़ हैं जिनने पूरा डोमिनेट बना के रखा हुआ है इस मार्केट में और कोई को एंटर ही नहीं करने दे रहे हैं, ये वाली प्रॉब्लम है। जैसे जापान स्ट्रांग इन आर-एन-डी, ओके, लाइक सोनी, क्वालिटीज़ में बियॉन्ड द एनी इंडियन ब्रांड, ओके। तो सोनी के जो टीवीज़ हैं एवरी एरियाज़ में बियॉन्ड है, यानी एक लेगेसी मेंटेन करके रखे हुए हैं। ओके, सो एक ओलिगोपोली है, वहीं पे ताइवान अगर देखा जाए तो यूएस सपोर्ट टेक्नोलॉजी के कारण और इन्वेस्टमेंट के कारण वो बियॉन्ड है। इसमें उसकी ताइवान का तोशिबा जैसी वाली चीज़ें हाईएस्ट ऑफ द टॉप उसमें नॉज में रहते हैं। देन अंडर डेवलप्ड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़, हमारे यहाँ जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, जो कंपोनेंट में, रजिस्टर्स में, इन सब में बेसिकली यूज़ होती है, वो इंडस्ट्री उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा वर्क नहीं हुआ है और वो सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं। उस पे वर्क किए बिना आप अगर ये सोचते हो कि आप इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर लोगे, तो दैट्स नॉट अ राइट वे, ओके। तो हाई ग्रेड इनपुट या सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स के लिए हमें केमिकल इंडस्ट्री पे और वर्क करने की रिक्वायरमेंट। देन ग्लोबल बेंचमार्क जो हमारे हाई स्टैंडर्ड, यानी जो स्टैंडर्ड हैं वो अभी भी ग्लोबल बेंचमार्क को यानी कंपैरेटिवली रीच आउट नहीं कर रहे हैं, जो कंपोनेंट और रजिस्टर्स में हैं वो उसमें नहीं आते हैं। ओके, उसके साथ अनदर चैलेंजेस हैं हमारी लिमिटेड टू द क्रिटिकल मिनरल्स। वर्ल्ड के 90% क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो अभी भी यानी देखा जाए वो सप्लाई किए जाते हैं चाइना के द्वारा और उस पे हम भी एक्चुअली गैलियम एंड द जर्मेनियम की सप्लाई पे बेसिकली हम जो है पूरे तरीके से चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं। दैट्स द ह्यूज प्रॉब्लम फॉर अस। उसके साथ-साथ इंडिया ने 2023 में लिस्ट आउट किया था कि 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो कि हमारी जिनके ऊपर हमारी हैवी डिपेंडेंसी जो बताती है कि इस इंडस्ट्रीज़ को हम बैक चैनल में भी हम एक्चुअली तभी हम इसको सही तरीके से एस्टेब्लिश कर पाएँगे अगर हम चाइना के साथ कोऑपरेट करके चलते हैं। नहीं तो या तो हमें क्रिटिकल मिनरल्स के एरियाज़ में और भी ज़्यादा तेज़ी से वर्क करना पड़ेगा। देन स्किल्ड मैन पावर, हमारे पास वर्क पावर है लेकिन स्किल्ड वर्क पावर नहीं है। हमारे पास हाई स्किल्ड वर्क पावर जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एरियाज़ में सही तरीके से वर्क कर सके, ट्रांजिस्टर्स बनाने में और बाकी कंपोनेंट्स को केमिकल इंडस्ट्रीज़ में सही केमिकल्स जो इम्पोजिशन हो पाए उसके लिए, वो नहीं है। उस पे भी अलग से स्किल ओरिएंटेड वर्क करने की रिक्वायरमेंट है। ओके, देन सो व्हाट्स आर दी दीज़ आर दी चैलेंजेस। अब बेनिफिट्स क्या हैं? चाइना प्लस वन। ओके, कोविड के बाद और टैरिफ वॉर अभी जो हाल ही में यूएस चाइना की टैरिफ वॉर शुरू हुई है। ओके, उससे एक हुआ है कि हर एक बिज़नेस जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो एक चाइना प्लस वन एक से इंडिया चाइना प्लस वन एक कंट्री को ढूँढ रहा है, जहाँ पे वो चाह रहे हैं कि हम केवल चाइना पे पूरी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिपेंडेंट ना रह के, किसी और कंट्री पे हम उस पे जाके इन्वेस्ट करें और वहाँ पे हम अपनी एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करें और उसमें इंडिया एक की रोल प्ले कर सकता है, अगर इंडिया उनको एक प्रॉपर वे में एक बेस्ट इकोसिस्टम प्रोवाइड करे। लेस कॉस्ट एडवांटेजेस भी हमारे यहाँ पे हैं। हमारे यहाँ जो लेबर है वो 46% लोअर कॉस्ट में अवेलेबल है एज कम्पेयर टू थाईलैंड और उसके कंपैरिजन में 12x लार्जर, यानी अगर चाइना का कोई सब्स्टिट्यूट बन सकता है एट राइट नाउ तो वो कंपैरेटिवली इंडिया है। राइजिंग डिमांड है, हमारे यहाँ खुद डिजिटलाइजेशन कंटिन्यूअसली इंडिया में हो रहा है और अर्बनाइजेशन अराउंड नियर टू द 40% पहुँच रहा है। ओके, तो ये एक यानी पॉजिटिव चीज़ है और 2030 तक अर्बनाइजेशन ये बोला जा रहा है कि इंडिया में अराउंड 50% तक हो जाएगा। तो हमारे पास खुद ही डिमांड हाई डिमांड है। तो इस कारण से हम इसमें एक की रोल यानी कि हमारा ओन मार्केट डिमांड है तो हमारे यहाँ बनाइए और हमारे यहाँ ही बेचिए, ठीक है? देन इन्वेस्टर्स को और कहीं पे कंपैरेटिवली यहाँ पे बेनिफिट्स ज़्यादा मिलेंगे। ओके, इकोनॉमी ऑफ स्केल्स के बेनिफिट्स यानी कि आप यहाँ पे ज़्यादा यानी आपको कहीं पे एक्सपोर्ट या किसी और मार्केट में ना फ़ोकस करके हमारी मार्केट में आप इन्वेस्ट करके ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। देन पॉलिसी सपोर्ट भी इंडिया में है। जैसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जिसमें आप प्रोडक्शन करिए और आपको जितना आप प्रोडक्शन करोगे उस हिसाब से आपको सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जा रही है। ये चीज़ अभी भी चल रही है। ओके, तो वो चीज़ पॉजिटिवली कर रहे हैं। ओके, देन लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को प्रमोट किया जा रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू की थी, जहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च को प्रमोट किया हुआ था। ओके, एंड देन सेमीकंडक्टर मिशन में इंडिया कंटिन्यूअसली सेमीकंडक्टर एरियाज़ में आर-एंड-डी को प्रमोट करने में लगी हुई है। ओके,
बट उसके साथ-साथ नीति आयोग ने भी कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं कि इसमें और भी ज़्यादा अच्छे से बेनिफिट्स रिज़ल्ट पाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो बेनिफिट्स के लिए उन्होंने बोला है कि आर-एंड-डी पे फ़ोकस किया जाना चाहिए। ओके, इनोवेशंस यानी कि न्यू लीड्स, हमें अपने खुद इनोवेशन सिस्टम को डेवलप करना चाहिए। अगर जब हम हमारे पास खुद का एक डिज़ाइन होगा कंपोनेंट का, वो भी अदर ऑफ द वर्ल्ड से मच बेटर, तो लोग हमारे पास ऑटोमेटिकली सामान खरीदने आएँगे। ओके, देन रैशनलाइज़ द टैरिफ। इंडिया में अभी भी टैरिफ इलेक्ट्रॉनिक्स एरियाज़ में मेक इन इंडिया के अराउंड नहीं है। तो उस टैरिफ को और भी कम किए जाने की रिक्वायरमेंट है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया में बहुत 2015 से चल रहा है, लेकिन अभी भी हम उसको डोमेन स्पेसिफिक यानी सेमीकंडक्टर एरियाज़ में हैं, तो सेमीकंडक्टर एरियाज़ में हर एक डोमेन में सब से कैटेगराइज़ेशन करके हमें स्किल डेवलपमेंट किए जाने की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद केवल टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, एफडीआई को प्रमोट करिए, ग्लोबल पार्टनरशिप, यूएस के साथ ग्लोबल पार्टनरशिप करना चाहिए और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी जिस तरीके से भी हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को अपने देश में ला सकते हैं, उस सारी चीज़ों को प्रमोट किया जाना चाहिए। ओके, इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेशन, इसको प्रमोट किया जाना चाहिए ताकि इंडिया में किसी भी तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्राप्त हो और उसमें ग्रोथ आए। ओके, एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एक जो क्लस्टर्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स किए किए जाने चाहिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर्स, जहाँ पे प्लग एंड प्ले वाली फैसिलिटीज़ हो। बस आप आओ, वहाँ पे का यानी आपको सारी फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर सब प्रोवाइड रहेगा। आप बस आके बैठ जाओ और हम आपको सारी आप अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू, आपको कोई वैसा नहीं करना है कि यहाँ पे आइए और फिर पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्डिंग बनाइए और सारी चीज़ों को करिए। आप बस आ रहे हो, आप इन्वेस्ट करिए, यहाँ पे शुरुआत करिए। तो दैट्स आर क्वाइट इम्पोर्टेंट व्हाट वी से द रिकमेंडेशन, इसलिए यूपीएससी के मेंस में भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, देन इस पे बेस्ड क्या यूपीएससी का क्वेश्चन आ सकता है, इस पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया सक्सेस इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हैज़ बीन स्क्यूड टुवर्ड्स द असेंबली, as I told you. Okay, examine the challenges and the opportunity in strengthening the component manufacturing ecosystem in the India, in the country. Okay, तो स्क्यू टूवर्ड्स द असेंबली है, तो शुरुआत में आपको ये वाला जो फ्रेज है, ओके, इस पे अराउंड 50 टू 60 वर्ड्स में आपको ये बताना है कि किस तरीके से वो स्क्यूड है, कैसे। ओके, किस तरीके से आज भी हम केवल असेंबली लाइन में ही बस वर्क कर रहे हैं, हम हाई स्किल्ड वर्क में नहीं कर रहे हैं। असेंबली लाइन एक्चुअली बोला जाए तो लो स्किल्ड वर्क है, ओके। और वहीं पे जब आप कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो वो हाई स्किल्ड में आ जाता है। तो आज भी हम हाई स्किल्ड पे वर्क नहीं कर रहे हैं। तो हाई स्किल्ड में जाने के लिए, तो हमारे पास क्या अपॉर्च्युनिटी है, क्या हमारे पास प्रॉब्लम है, उस पे हम यहाँ पे बात करना है और एट द एंड ऑफ द टाइम में वे फॉरवर्ड में आप नीति आयोग के रिकमेंडेशंस को बता सकते हैं। तो अगर प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में अगर हम बात करें, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट टू द इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग हिस्ट्री। ओके, तो फर्स्ट है टू इम्प्रूव द इंसेंटिव्स ओनली फॉर टू द सेमीकंडक्टर कंपोनेंट, नो, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट के साथ साथ अदर कंपोनेंट के लिए भी किया गया। ठीक है, इट्स अलाउ बोथ ग्रीनफील्ड एंड अ ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट, यस। देन द इंसेंटिव्स आर अवेलेबल फॉर टू द अप टू द 10 इयर्स, नो। 2 उसमें हैं, एक में 6 इयर्स के लिए है, एक में 5 इयर्स के लिए है। तो केवल आपका आंसर जो सही है वो 2 है, ओनली 2। ओके, so if you like this video, please like, share and comment.